नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमितेश और आज से ये हमारा पॉडकास्ट का पहला सेशन है। हम लोग थोड़े से नए हैं इन चीज़ों में, तो मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं रखूंगा इस पॉडकास्ट को। बट हाँ, मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको एक शख्सियत से आज मिलाना चाहता हूं जिनसे मिल करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम समाज में जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं और साथ में वो सोसाइटी को कुछ रिवर्ट भी करते हैं, उनसे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों को मैंने अपने अपने पॉडकास्ट में बुलाकर उनसे कुछ इंटरव्यू शेड्यूल किया था, जो मैं चाहता हूँ आप उसका हिस्सा बने और उससे हम क्या सीख सकते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैंने सबसे पहले उन्हें चुना जो खुद मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। मैं अक्सर उन्हें देखता रहता हूँ, वो अपने रेगुलर जॉब के साथ भी सोशल वर्क में इतने इन्वॉल्व रहते हैं जिस पर विश्वास कर पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। और कभी मैं मजाक में उनसे पूछता हूँ, ये सर आपको टाइम कहाँ से मिल जाता है? और हंसते हुए उनका हमेशा यही जवाब रहता है कि सर ये हमारी जिम्मेदारी है, जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है। तो मैंने सोचा हमारे पॉडकास्ट में पहले गेस्ट तो वो ही होने चाहिए। आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मिस्टर विकास यादव जी से, जो 20 साल से एडवोकेसी के प्रोफेशन में है और इसके साथ वो एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट और सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। तो विकास जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार अमितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना इनिशिएटिव लेके और लोगों के लिए बीच में ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, आज मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि विकास जी से मैंने पहले भी समय लिया था, इस बार भी समय लिया। तो इनका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि आज सुबह का हमारा पॉडकास्ट शेड्यूल था, बट वो फिर शाम को हो पाया। लेकिन इसके बाद भी मैंने विकास जी को कहा कि अगर आप थक गए हैं तो आज रहने दें, बट उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने आपको कमिटमेंट कर दी है, तो आज का पॉडकास्ट आज ही होगा। इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ सर आपको। शुरू करते हैं। तो विकास जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएं ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि आप किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए, वैसे तो बेसिक जो है मूल रूप से तो मेरा प्रोफेशन एडवोकेसी का ही है जी। उसके अलावा थोड़ा सोशल वर्क है, उसमें थोड़ा एक्टिव रहते हैं। कुछ फैमिली बिजनेस है, थोड़ा उसका भी लुक आफ्टर करते हैं। ये सब चीज़ें हैं और सभी में बैलेंस बना के चलना है। तो सर, आपको पूरा टाइम मिल जाता है इनके लिए, सबके लिए समय निकालना? कभी ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, मैं अपना जॉब ही कर लूँ और कमाना खाना बहुत बढ़िया हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है सोशल वर्क की और ये फिलैंथ्रोपिस्ट में लोगों के हेल्प करने की? नहीं, देखिए, जब आप कोई भी सोशल वर्क करते हैं या आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है कि आपकी थकान अपने आप दूर हो जाती है कि आपने किसी की हेल्प की। और उस दिन नहीं, लेकिन बाद में भी अगर कभी आपको वो मिला और वो जो एक बार मुस्कुराते हुए चेहरे से थैंक्स बोलता है, तो आप में इतनी एनर्जी आ जाती है कि सारी थकान दूर हो जाती है। तो बिल्कुल थकते नहीं है। बिल्कुल बात सही है सर। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटा सा भी काम करते हैं किसी का और वो हमें दोबारा मिल जाए तो हम बड़े उसको देख के खुश हो जाते हैं। और इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों से आपको खुद को भी इनर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपको थोड़ा सा इंथुजियाज्म भी मिलता है उससे कि भाई आपने ये किया और आपको रिटर्न हो रहा है वो चीज़। लोग आपको थैंक्स बोल रहे हैं दिल से, तो वो चीज़ें बड़ा आपको फील होती हैं। उसके बाद आप डबल स्पीड से उस काम को करेंगे कि हाँ, ये आपने अच्छा किया तभी तो उन्होंने बोला। अदरवाइज तो आज के टाइम पे किसके पास टाइम है? लोग घर के अंदर किसी के साथ बैठ के बात नहीं करते हैं अपनों से। और कोई अनजाना भी आपकी इतनी केयर करता है, फिर वो आपको रिटर्न जब देता है थैंक्स के रूप में या मुस्कुरा के आपसे मिलता है, तो वो आपको एक अच्छा फील होता है। तो सर, कभी ऐसा लगता है कि आप इतना जो दूसरों के लिए काम करते हैं या आप सोशल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, तो इसके पीछे आपकी कोई प्रेरणा रही है या किसी ऐसे इंसान से आप प्रेरित हैं? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ बहुत से रोल मॉडल हैं। जब हम देखेंगे तो जैसे मदर टेरेसा थी, उन्होंने पूरी उम्र गुजारी और ऐसे पेशेंट्स की उन्होंने हेल्प की जिनके पास उस टाइम पे कोई जाता नहीं था। जैसे अपने यहाँ पे आम भाषा में उसको कुष्ठ रोग बोलते थे कि पूरी बॉडी से जो है उनको लास्ट के अंदर वो थोड़ा सा पस हो जाता था, कोई पास नहीं जाता था, और वो अपने हाथ से उनको साफ करती थी, उनकी हेल्प करती थी। उन्होंने पूरा एक इनिशिएटिव लेके एनजीओ चलाया, कितने लोग जुड़े उनके साथ। तो ऐसे रोल मॉडल है हमारे लिए। कई बार कहते हैं उनके शरीर से दुर्गंध भी आती थी, कोई नहीं जाना चाहता था, फिर भी हो जाती थी। तो
आज के टाइम में जितने भी सोशल वर्कर हुए हैं, जो रिफॉर्मर हुए हैं ना, उन्होंने इसी टाइप से स्ट्रगल किया है। आप पीछे से उठा के देखेंगे तो सभी जगह ऐसा रहा है। अनफॉर्चुनेटली किसी रिलेटिव को कैंसर था, तो उस दौरान उनके ऑपरेशन पे मैं जयपुर के अंदर है एक भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पे रहा। अच्छा। तो अब जब टाइम पास करना था तो वहीं की लाइब्रेरी से मैंने कैंसर पे उठा के कुछ एक बुक्स पढ़ी। अच्छा। तो मैं सरप्राइज था कि फर्स्ट टाइम पे कैंसर का ट्रीटमेंट या जो अपना एनेस्थीसिया का भी जो इजाद हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि पहले तो नहीं था जी। लोग थोड़ा सा नशा देने के बाद ऑपरेशन करते थे। हाँ हाँ, पहले शायद ऐसा एनेस्थीसिया नहीं होता था, प्रोसेस तो वो उन्होंने किया। फिर जब कैंसर का फर्स्ट उन्होंने मेडिसिन इजाद किया, तो कोई उसको एक्सपेरिमेंट को लेने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया उसका। अच्छा। तो उनके ऊपर एक जुनून था, और उस जुनून की बदौलत आज कितने लोगों को रिलीफ मिल रहा है कि उन्होंने किया उस चीज़ को। जब कोई साथ भी नहीं आ रहा था तो अकेले करते गए वो, लेकिन रिजल्ट तो पॉजिटिव मिला ना पूरे समाज को आज के दिन। तो आज ये जो हम जितने भी उपचार देखते हैं जो अवेलेबल है, ये भी कहीं ना कहीं एक फिलैंथ्रोपिस्ट वहीं से आया पॉइंट ऑफ व्यू से ही बिल्कुल चीजों का बिल्कुल वहीं से आया है कि उन्हीं में जुनून था कि नहीं मुझे ये करना है जी। अदरवाइज तो इम्पॉसिबल था। हर आदमी तो सोच तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां पे एक्ट किया उसके ऊपर, और लगातार लगे रहे जुनून के साथ, तो फिर पॉजिटिव आया उसमें रिजल्ट भी। सर, आप थोड़ा अपने करियर के बारे में बताएंगे, कैसे आपने करियर शुरू किया? क्योंकि लीगल सर्विसेज में जाना एक खुद में बड़ा चैलेंजिंग काम है। हाँ। तो ये आपको कहाँ से, आपने बचपन से ही सोच रखा था या बड़े होकर के फिर आपको लगा कि नहीं ये लाइफ? नहीं, बचपन से तो नहीं सोचा था। बचपन से तो देखिए मेरा जो बचपन रहा वो गांव का रहा, और फार्मर फैमिली कह सकते हैं। फादर थे वो सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स में थे, तो ऐसी कोई गाइडेंस नहीं होती थी, और पैरामिलिट्री फोर्स में होने के कारण उनके पास टाइम भी नहीं होता था। साल में मुश्किल से 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, तो कभी घर पे आए, अदरवाइज तो फार्मर फैमिली थी हमारी। तो अच्छा। तो हमें तो कोई गाइड करने वाला ही नहीं था कि सब्जेक्ट क्या लेना है और कैसे पढ़ना है। आपस में दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ 2 दोस्त मिलकर ये सब्जेक्ट लो, आगे बढ़ो। अच्छा। उस टाइप से चला। सिंपल ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन के बाद में पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स में एडमिशन हो गया। फिर अचानक से आया कि नहीं अब लॉ करना चाहिए जी। मास्टर्स को बीच में ड्रॉप किया, फर्स्ट ईयर करने के बाद उसको ड्रॉप किया और लॉ की तरफ डाइवर्ट हो गए। फिर लॉ में लगे। तो उस टाइम पे ऐसा कोई वो नहीं था कि प्री डिसाइडेड कुछ था, बस ये था कि हाँ लगातार लग रहे हैं, कर रहे हैं कि किसी कुछ करना है बस। क्योंकि पहले के टाइम में मैं भी थोड़ा रिकॉल कर पाता हूँ कि उस समय गार्जियंस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करियर को लेकर नहीं होता था। या तो उनकी अपनी सर्विसेज और सर्विसेज उनका खुद का इतना एंगेजमेंट होता था। भाई फार्मर है तो अपने मदर है वो हाउस वाइफ भी है, फार्मिंग को भी देखना है, लुक आफ्टर करना है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। और फादर क्योंकि बाहर जॉब में थे तो वो भी इतना नहीं कर पाते थे, तो खुद ही बच्चे अपने आप ही जो करते थे वो करते थे। इतना नहीं था जितना आज है। आज को तो बहुत ज़्यादा। अभी तो हाँ ना ही ये शब्द सुने थे, अब हम जनरली बोल देते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग कराते हैं, कैरियर काउंसलर के पास चलते हैं। ये हमारे लिए तो टर्म ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। बाई चांस हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे समय के अनुसार कुछ ऐसा था और हमने लॉ किया उस टाइम पे। सर, ऐसा कोई भी समय आप रिकॉल करते हैं जब आपको लगा कि लीगल की पढ़ाई करना ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी आपको इसकी नॉलेज की कमी की वजह से कोई परेशानी झेलनी पड़ी हो, या आपके किसी नॉन में ऐसा कुछ किस्सा आप बताना चाहें? हाँ, देखते थे ये चीज़ें जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे भी कि लीगल अवेयरनेस का बड़ा ही अभाव है हमारे यहाँ पे। जनरली देखें तो पुराने ज़माने में एक कहावत होती थी, लोग अक्सर बोलते थे कि वकील या कोर्ट ना जाए तो अच्छा है जी, कि किसी को भी ना जाना पड़े तो वो अच्छी बात है। कि मतलब लोग उस एंगल से देखते थे कि अगर वहां पे जाना पड़ता है इट मीन्स आप मुसीबत में, बहुत मुसीबत में जी। और लोग ये कहते थे कि थाने और कचहरी में तो मुलजिम लोग जाते हैं जो अपराधी लोग हैं, अदरवाइज कोई अच्छा आदमी नहीं जाएगा। लेकिन अब वो टाइम चेंज हो गया है। अब जैसे आपको एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत होती है, ऐसे आपको एक फैमिली लॉयर की भी जरूरत है। क्योंकि अभी धीरे धीरे आप देखते हैं कि जैसे हमने भी बचपन में महसूस किया कि अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि हर आदमी एक प्रॉपर्टी को परचेज करता है, या हर आदमी एक लोन लेता है, या कोई आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज करते हैं। आप में अगर अपने राइट्स के लिए ही अवेयरनेस नहीं है तो आपको हर कदम पे चीट किया जाता है। आपसे इतना बल्क डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है, फिर आपसे अननेसेसरी हरेस किया जाता है आपको। चाहे तो बैंकर को देख लें तो लोन के अंदर आपसे एक्सेस चार्ज करता है, वो भी चीट करता है। आप बिल्डर्स को देखते हैं तो वो सबको चीट करते हैं जी। तो इसी टाइप से ऐसे वाक़े आते थे सामने उस टाइम पे भी, जब हम पढ़ते थे तब भी, कि भाई उसने ऐसा किया, लेकिन बाद में तो किसी ने इंश्योरेंस लिया, एजेंट ने उसको कुछ बताया
उसने बेचारे ने सिर्फ उसको 2 बातें पता थी, ये मुझे एक्स प्रीमियम देना है और वाई मुझे इसका मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा। लेकिन बीच में जो राइडर क्लॉज है वो तो उसने बताया ही नहीं कि आप इसमें एलिजिबल ही नहीं है या आपको इसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, आपका रेपुडिएट हो जाएगा क्लेम। उन चीज़ों का नहीं पता होता था। अब प्रीमियम आपने पे कर दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आपका क्लेम रेपुडिएट हो रहा है। तो वो सब चीज़ें लीगल अवेयरनेस ना होने के कारण होती हैं। तो ये महसूस होती थी ऐसी चीज़ें हमें। सर ऐसा क्या कारण है कि हम देखते हैं कि इंडिया में, जैसे आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है, बी टाउन सिटीज़ में या इनफैक्ट मैं टाउन्स में डिवाइड नहीं करूँगा, मैं ऐसा कहूँगा कि थोड़े जिनको एजुकेशन कम रही है, जिनकी अवेयरनेस कम है, वो इन सब चीज़ों में अक्सर फंस जाते हैं। बट आपने देखा होगा अक्सर बहुत एजुकेटेड जो एक क्रीम लेयर है वो भी अक्सर कंपनीज के या इस तरह की चीज़ों में अक्सर वो साइन कर लेते हैं कि जो आपने टर्म बोला बिल्कुल मुझे रिलेट करा था कि जी आज इन्वेस्टमेंट इतना है और कल का रिटर्न इतना है, ये हम देख कर करके उसके बाद में उसको जब क्लेम करने जाते हैं तो कुछ और ही निकलता है। ऐसा क्यों है कि एक एजुकेटेड क्लास में भी इन चीज़ों की अवेयरनेस बहुत कम है? देखिए, हमारे लॉ के अंदर एक बेसिक, जब लॉ की भी पढ़ाई करवाते हैं ना आपको, तो जो आपका फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपको बेसिक लॉ पढ़ाया जाता है। इवन जो बच्चा कॉमर्स साइड से होता है उसको भी वो पढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉमर्स में भी उसको देखना होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके अंदर अवेयरनेस ही यही लेके आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि आपने एक टर्म रखी, सामने वाले ने उस टर्म को सुना, उसको एक्सेप्ट किया और फिर दोनों ने साइन किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी। अब क्योंकि आपके पास अवेयरनेस की कमी है, आप सिर्फ उसकी ओरल स्टेटमेंट पे जा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, या वो डॉक्यूमेंट इतना फाइन प्रिंट में है कि आप बगैर स्पेक्स के या बगैर उसको पढ़ नहीं सकते। हाँ, पढ़ नहीं सकते मैग्नीफायर के बगैर, तो आप बोनाफाइड उस पर साइन कर देते हैं। मैं आज के दिन भी बोलता हूं कि जो आदमी इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को पढ़ लेगा वो पहले ही दिन क्वेश्चन रेज करेगा कि भैया आपने बताया ये है, लिखा ये है, तो ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे अब जैसे हमारे सामने तो प्रोफेशन में होने के बाद क्लाइंट्स भी आते हैं, तो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंग्लिश में होता है, ड्राफ्ट जी। इंग्लिश के प्रोफेसर भी जो होते हैं कई बार उसको वो भी उसको इंटरप्रेट ठीक से नहीं कर पाते हैं और उस पर साइन कर देते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, वो भी खूब पढ़े लिखे हैं, लैंग्वेज का तो इश्यू नहीं है उनके साथ, लेकिन वो भी बाद में आते हैं जब प्रॉब्लम इश्यू खड़ा हो जाता है। तो ये एक हमारे साथ दिक्कत है कि हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाला जो रख रहा है उस पर मुझे साइन करना ही है। ऐसा नहीं है, आपकी भी बार्गेनिंग पावर है, आप उससे बोलेंगे तो वो अमेंड भी तो होगा ना। आप उसको बोलिए कि भाई आप जो बता रहे हो वही आप लिख के तो नहीं दे रहे हैं, ये तो उससे कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल मैं साइन नहीं करता इसको, या तो आपको बताएं मुझे ठीक से। बट कई बार सर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। जैसे जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैंने ICICI या HDFC या ऐसे किसी बड़े ब्रांड से कोई टर्म पॉलिसी खरीदी या लेट्स से कोई भी एक ऐसा एग्जांपल ले लें, नॉट रिलेटेड टू दीज कंपनीज ओनली, तो हमारे पास उनको चेंज कराने का ऐसा हमें जो मेरी समझ है कि शायद हमें उन्हें क्लॉज चेंज कराने का राइट होता भी नहीं है। हाँ, वो चेंज नहीं करेंगे। जो बड़े बैंक हैं या आपकी इंश्योरेंस कंपनी जी, वो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उस सिनेरियो में क्या है कि आपके पास एटलीस्ट ये तो रहेगी, जो एजेंट आपको बेच रहा है जी, जो आपके पास आया है, उसने आपको अप्रोच किया है, वो जो ओरली बोल रहा है वो डॉक्यूमेंटेड हो। अच्छा, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भैया आप जो बता रहे हैं, अभी तो मैं भी बिजी हूँ या मुझे भी याद नहीं रहेगा, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप जो बता रहे हो पॉइंट वाइज उसके पॉइंट्स बनाइए और मेरी मेल पे डाल दीजिए, मैं उसको कंपेयर कर लूँगा, एक से दूसरे से उसको कंपेयर करेंगे ब्रांड से। तो आपकी नॉलेज में तो रहेगा ना कि कहीं ऐसा हो कि आप तो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है और आप उसका प्रीमियम पे करते जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही वेस्ट हो रहा है ना आपका। तो आपका सार ये है कि हम जब भी किसी इस तरह के डॉक्यूमेंट में साइन करें तो हर चीज़ें रिटर्न में होना चाहिए, या हमें सेल्स पर्सन या कोई भी एग्जीक्यूटिव बता रहा है तो हम ये कंफर्म कर लें कि वो एटलीस्ट रिटर्न में जरूर लिखा हुआ है। रिटर्न में जरूर लिखें, क्योंकि ओरल की कोई वैल्यू नहीं है। कल को मान लीजिए आपका इश्यू खड़ा होता है कुछ भी जी, आप कोर्ट में जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट को आप अप्रोच करते हैं, तो कोर्ट बोलेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि इनका जो सेल्समैन आया था या अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आया था उसने आपको बोला था। तो एटलीस्ट आप दिखा तो पाएंगे कि जी इनके यहाँ से ये मेल आया था, उस मेल को बिलीव करके मैंने ये डॉक्यूमेंट साइन किया था, मुझे तो ये रिप्रेजेंट किया गया था, कहीं तो स्टैंड कर पाएंगे आप। ओरल का तो कुछ है ही नहीं। अच्छा सर, ये मे भी एक मैथ हो सकता है कॉमन मैन में जिनको लीगल की नॉलेज कम है। हमारे व्यूअर्स में कई ऐसे लोग जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा होता है कि कभी सेल्स पर्सन ने मुझे कुछ बोला और मैंने उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली जस्ट टू कीप अ एविडेंस कि भाई मुझे ऐसी चीज़ें कमिट की गई थी, और कभी खुदा न खास्ता अगर हमें कोर्ट में जाना पड़े उस क्लेम को लेने के लिए रिलेटेड टू एनीथिंग, कार हो, इंश्योरेंस हो या बैंक अकाउंट हो या व्हाटएवर,
तो वो एविडेंस काम में आता है जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है? देखिए, ऑडियो और वीडियो जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसको प्रूव करने का कोर्ट में एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। अच्छा। वो डायरेक्टली एडमिसेबल एविडेंस नहीं है। फर्स्ट, आपने किसी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की वॉइस को रिकॉर्ड किया, 2 साल के बाद में आपका जब उस पर क्लेम हुआ और आप कोर्ट में गए, उस टाइम पे वो एम्प्लॉय वहाँ है या नहीं है? लेकिन जब वो एम्प्लॉय था तब तो वो लाइबल था वो लाइबल था, लेकिन आप इस चीज को पहली बात तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये उसी एक्स एम्प्लॉय की वॉइस है? अच्छा, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा पहले। आपको प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है आप 2 दोस्तों की बातचीत हो, आपने किसी दोस्त को बोला हो कि आप डमी कॉल करो, मुझे ये बोलो, मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और कोर्ट में दे देता हूँ। राइट, बिल्कुल। दूसरा, जब भी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग होती है या कोई वीडियो फुटेज होती है, उसको प्रूव करने का एक सिस्टम होता है कोर्ट में। ओरिजिनल डिवाइस जिससे आपने रिकॉर्ड किया, उस डिवाइस को फोरेंसिक लैब में भेजा जाए। वहाँ जो एग्जामिनर है, अच्छा, फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, इसके अंदर कोई टेम्परिंग नहीं है, कोई पॉज नहीं है, कोई कट नहीं है, एक फ्लो के अंदर है। और अगर वॉइस है तो उस एक्स पर्सन की वॉइस का सैंपल लिया जाएगा। अच्छा। सैंपल को मैच किया जाएगा, फिर वो उसको प्रूव करेगा कोर्ट में आके कि हाँ जी, मैंने इसको किया, क्वेश्चन ए जो वॉइस थी सैंपल वॉइस और रिकॉर्डेड वॉइस बी है, ये सेम एक ही पर्सन की है। अच्छा। फिर जाके वो कोर्ट में प्रूव होगा। तो वो इतना सिंपल नहीं है। वो हम वैसे अपने लिए रख सकते हैं कि हाँ जी, हमारी मेमोरी के लिए तो यह है कि इन्होंने ये बोला था, मैं याद रखूं कि इन्होंने कहा था, बट उसको प्रूव करना बड़ा टफ है। ओके, एग्जैक्टली, ये इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल दिखता है। हाँ। सर, कुछ बेसिक लीगल राइट्स के बारे में बताइए जो हर कॉमन मैन को आपको लगता है कि हमें पता होने ही चाहिए। देखिए, हर कॉमन मैन को बेसिक लॉ का तो नॉलेज होना चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि जब आपको लॉ का पता होता है तो आपको अपने राइट का भी पता लगता है, साथ साथ ड्यूटी का भी पता लगता है कि आपकी ड्यूटी भी क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब जब जाएंगे तो राइट और ड्यूटी का बैलेंस है हर जगह पे। ऐसे ही आपको ये देखना है कि आपके राइट हैं कि आपका राइट क्या है। बेसिकली लॉ क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस में आए थे तो जो हमारे सीनियर थे, जहाँ हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उनके साथ एक दिन बैठे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई आप क्या समझते हैं कि लॉ क्या है। मैंने कहा जी आप बताएं क्या है। तो उन्होंने एक्सपीरियंस से बताया था कि अनबायस्ड माइंड से, बिल्कुल न्यूट्रल होके किसी सिचुएशन के बारे में अगर मैं सोचता हूँ, वो लॉ की बुक में लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि अनबायस्ड माइंड हो और मैं न्यूट्रल सोच रहा हूँ, किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, और फिर सोच रहा हूँ कि ये ए सिचुएशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो वो रूल बुक में आपको लिखा मिलेगा लॉ में कि ये होना चाहिए। मीन्स कि आपका जो राइट है वो पहली बात तो उस हद तक है कि वो दूसरे के राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा है। वो आपकी ड्यूटी भी है कि आप अपने राइट का भी एक्सेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अब आपका राइट है कि राइट आपकी डिग्निफुल लाइफ का राइट है आपका जी। आपके साथ कोई भी आदमी जो है इस टाइप का एक्ट नहीं कर सकता कि आपको ज़बरदस्ती कोई हरेस करता है, आपको पनिश करना चाह रहा है, या आपके फ्री मूवमेंट को, फ्री स्पीच को कहीं कोई हर्डल करता है। ये सारे आपके बेसिक राइट हैं। राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ डिग्निटी, ये सारे के सारे आपके पास हैं लॉ के अंदर। लेकिन इसी के साथ आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप भी फिर दूसरे को उसी हिसाब से ट्रीट करें कि उसका भी इक्वल राइट है जितना आपका राइट है। आप चाहे रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, किसी भी टाइप से दूसरे आदमी को भी अपने से नीचा नहीं समझेंगे। जितना आपका राइट है इतना दूसरे आदमी का भी राइट है। इसमें 2 चीज़ें मुझे जस्ट ऐसा रिकॉल हुई। एक मैंने कहीं बड़ी अच्छी जगह पढ़ा था, कि कहीं पढ़ा था या सुना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा फ्रेज लिखा हुआ था। मैं उसको उतने अच्छे से फ्रेज नहीं कर पाऊंगा, बट उसका क्रक्स ये था कि मेरे हाथ हिलाने का राइट उतनी दूर तक है जहाँ तक आपकी नोज को हर्ट ना हो। हाँ बिल्कुल जी। वो जनरली बोला जाता है ना कि जो आपके बच्चों को भी आजकल सिखाते हैं बैड टच गुड टच जी, अब कॉन्सेप्ट आ गया है क्योंकि चाइल्ड क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है ना जी, तो उसके लिए बच्चों को भी सिखाते हैं। तो ये बताते हैं कि 2 फीट का जो दायरा है आपका, अच्छा, वो आपका पर्सनल स्पेस है। ओह रियली? हाँ। अगर उस 2 फीट के दायरे के अंदर कोई इंक्रोच करता है तो वो राइट सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को है, थर्ड पर्सन को नहीं है। बच्चों को सिखाते हैं कि गुड टच बैड टच, कौन आपके कितना नज़दीक आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। लेकिन अब आप उसको बिल्कुल ना स्टेट में लागू नहीं कर सकते उस फॉर्मूले को। मान लीजिए अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं और आप ये बोलें कि 2 फीट का तो मेरा पर्सनल है, आप नहीं आ सकते, वो पॉसिबल नहीं है कि अगर वो इतना रस है उसमें तो आदमी को टच करके खड़ा होगा आदमी। जनरली ये बोला जाता है कि 2 फीट के आसपास का आपका दायरा पर्सनल एरिया है, क्योंकि उसमें कोई भी आदमी आपको अगर आपकी इच्छा के बगैर टच करता है वो गलत है। तो बेसिकली ये जनरल डिस्क्रिशन है कि आपकी खुद की समझदारी है या एक विवेक है आपका कि जो इस राइट को
इम्प्लाई करता है। बिल्कुल। अगर आप ऑब्वियसली कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं या हाँ, तो metros नेचुरल में है हैं, कि वो तो वहाँ तो it's not वो नहीं रह possible पाएगा। to take care हाँ, of that, हाँ, तो right। वहाँ पे चेंज हो जाता है। सर एक चीज़ बताएं, जैसे आप देखते हैं कि हमारे एक मे भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट आजकल देखते हैं कि हमारे देश में इतने ज़्यादा केसेस हैं, और एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, बट शायद सम फ्यू इन करोड्स केसेस आर पेंडिंग। इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं? ये जुडिशरी का सिस्टम में कहीं इसका जिम्मेदार है, या हमारा सोशल जो एक स्ट्रक्चर है वो जिम्मेदार है, या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? मतलब इसमें क्या आप देखते हैं इसमें ऐसा कि देखिए, क्या कारण है? गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिस्टम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक तो क्या है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जितना स्पीड से हुआ, उस स्पीड से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए। सिर्फ जुडिशरी का ही नहीं, ये बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी इशू है। आप देखेंगे कि डॉक्टर्स का भी रेशो देखेंगे तो हमारा बड़ा पुअर है जी। आज के दिन। पुलिसिंग का देखेंगे तो भी बड़ा पुअर है। एग्जैक्टली। दिल्ली जैसी जगह पे ही देखें तो मेरे ख्याल से हमारे पास अभी भी 2000 प्लस पर एक कांस्टेबल है, रेशो जो पॉपुलेशन में देखते हैं। तो उसी हिसाब से जब जुडिशरी का एक्सपेंशन नहीं हुआ तो लिटिगेशन तो जाहिर है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लिटिगेशन बढ़ेगा जी। और जुडिशरी उस रेशो में एक्सपेंड नहीं हुई तो वर्क बर्डन भी बढ़ गया। तो आज के दिन आप देखेंगे कि एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट जिसके पास अमूमन पहले 200 से 300 केस होते थे, आज के दिन हजारों में केस है। अच्छा। अब आप उसकी कोज लिस्ट देखें कि जब वो काम करने बैठा है एक मजिस्ट्रेट, तो उसकी डेली की जो कोज लिस्ट बनती है उसके अंदर उसके पास 200-300 केसेस लिस्टेड है पर डे के। माय गॉड। तो वो कैसे उनको डिस्पोजल कर पाएगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरा क्या है कि फ्रीविलेस लिटिगेशन बहुत है। ये क्या उसको लेके कि लोग एक ऐसा लिटिगेशन भी करते हैं जो एक्चुअल में लिटिगेशन नहीं है, इशू नहीं है उसमें, जैसे कोई लेकिन फॉल्स लिटिगेशन करते हैं लोग। अच्छा। कि किसी को हरेस करना है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब क्या होता था कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है। अब प्रोविजन तो है लॉ के अंदर कि कोई किसी के खिलाफ फॉल्स लिटिगेशन करता है तो उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होता है, जिसने फॉल्स डैमेजेस का क्लेम भी होता है जी। और इवन पुलिस को भी पावर है कि पुलिस भी उसके खिलाफ, एक बार एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसमें पाया कि ये कंप्लेंट झूठी थी, तो पुलिस उसको तो क्लोज करे और दूसरा जो कंप्लेनेंट था उसके खिलाफ एफआईआर दे। अच्छा। लेकिन उसका कोई यूज नहीं करता है। तो वो यूज ना करने के कारण है ये है कि वो आदमी जो डिसऑनेस्ट लिटिगेशन कर रहा है उसको बढ़ोतरी मिल रही है। तो इस टाइप के भी काफी केसेस बढ़ रहे हैं कि जब तक आप उनको पनिश नहीं करेंगे तो उनके लिए एक लॉ वेपन बन चुका है। राइट। वो एज ए वेपन यूज करते हैं। कमजोर वर्ग को परेशान करना या आपस की कोई राइवलरी है जी, तो वो सोचते हैं कि मैं तो लिटिगेशन में एक्सपर्ट हो गया हूँ जी। दूसरा आदमी है उसके पास टाइम नहीं है, वो जॉब वाला है, उसको कैसे परेशान किया जा सकता है। तो सर ये फॉल्स लिटिगेशन भी काफी आता है। ये सब मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक इकोसिस्टम है जो सुधारने की जरूरत है, चाहे बिल्कुल गवर्नमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, या फिर हर इंडिविजुअल हो जो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व, तभी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सर एक चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को पहले बताना भूल गया आपके इंट्रोडक्शन के टाइम में कि सर जो हैं ऑल ओवर इंडिया में भी अपनी एडवोकेसी के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए ट्रैवल करते रहते हैं अक्सर। तो सर इसमें एक चीज़ बताएं कि आप जब अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स आप जब ट्रैवल करते हैं और जब केसेस यानी अपने लिटिगेशंस के लिए आप प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं वहाँ के प्रोसीडिंग्स में या यहाँ के प्रोसीडिंग में? कुछ ऐसा डिफरेंस है या सब एक जैसा है? थोड़ा डिफरेंस होता है प्रैक्टिस में। जब आप प्रोसीजरल डिफरेंस आपको मिलता है। अच्छा। स्टेट वाइज जब जाएंगे, जैसे आप राजस्थान में जाते हैं जी और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं, तो अब हम जब दिल्ली से जाते हैं तो हमने इनिशियली जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हमने कोई भी रिप्लाई बनाई, एप्लीकेशन बनाया, तो हमने अपना ड्राफ्ट किया और वहाँ मूव करना चाहा, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ की अब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अच्छा। तो अब आपको वो बोलेंगे कि नहीं भैया आपको ये हिंदी में ही पिटीशन डालनी पड़ेगी। ओके। इंग्लिश में हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। पंजाब में अगर आप जाएंगे तो लोकल लैंग्वेज में भी ड्राफ्टिंग चलती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग या पुलिस की एफआईआर है वो लोकल लैंग्वेज में। अदर देन पंजाबीज? हाँ, अब वो पंजाब पुलिस है, उसने अपनी प्रोसीडिंग्स की है वो पंजाबी में की हुई है। ओहो। अब आप गए हैं तो आपको हेल्प तो लेनी पड़ेगी, वहाँ पे किसी न किसी की असिस्टेंस करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही आप चले गए साउथ में या आप इवन महाराष्ट्र चले गए तो मराठी है। अच्छा। इवन मुंबई पुलिस के अंदर भी आपको मराठी में मिलता है। अच्छा। तो वो इशू आता है कि जब प्रैक्टिस में जब आप जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे जाने के बाद में किसी न किसी लोकल लॉयर की भी असिस्टेंस लेनी पड़ती है। और दूसरा हाई कोर्ट रूल्स सारे अलग अलग हैं।
अच्छा, मतलब ऐसा भी है कि यहाँ का हाई कोर्ट का जो रूल है वो वहाँ नहीं अप्लाई होगा, या हाँ, इस तरह से है सभी क्या? हाई कोर्ट ने अपना अलग से रूल बनाया हुआ होता है। अच्छा। तो जो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग्स होती हैं वो, और फाइलिंग का जो प्रोसीजर होता है, पिटिशन का नोमिक्लेचर होता है, वो सभी डिफरेंट होते हैं। अच्छा। तो वो हर हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको पहले जाके स्टडी करना पड़ता है कि आप उस कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए क्या है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये, कि जब भी अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स हम जी जी जुडिशरी को लेकर के जाते हैं तो कई और प्रोसीड्योर्स जो हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। आप समझते हैं कि इनकी वजह से भी ये आप इसको ऐसा लूप होल देखते हैं, या नेचुरल स्ट्रक्चर है जुडिशरी का कि दिस इज अ नेसेसरी स्ट्रक्चर? नेचुरल स्ट्रक्चर इसलिए है कि देखिए, जुडिशरी और लोकल लैंग्वेज में इसलिए करते हैं कि 80 to 90% जो आपका लिटिगेंट है वो वहाँ का लोकल है, उसका कंफर्ट उसी में है। जी। आपका जो पुलिसिंग का स्ट्रक्चर है, पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो सभी लोकल हैं, उनकी लैंग्वेज भी वही है, तो आप यूनिफॉर्म नहीं कर सकते उसमें। तो इसीलिए स्टेट वाइज लैंग्वेज का जो है वो डिफरेंस रहता है। फिर लोकल लॉज भी होती हैं। अगर आप सिविल लॉ में जाते हैं तो हर जगह के कुछ एक लोकल एक्ट होते हैं, तो वो भी आपको डिफरेंट मिलते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी को लेके गवर्न करना है, टीनेंसी को गवर्न करना है, या एग्रीकल्चर लैंड को गवर्न करना है, तो वो सबका हर स्टेट का अलग होता है। तो इसलिए डिफरेंस रहता है उनमें। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप देखेंगे, हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, और हमेशा हमें जब न्याय की ज़रूरत होती है तो एक कॉमन मैन हमेशा एक कोर्ट का मुंह देखता है, कोर्ट की तरफ देखता है। बट कई बार ऐसा है कि कई कॉमन मैन जो लॉयर हायर नहीं कर सकते, या तो उनके बजट में नहीं होता, या तो उनको चीज़ें पता नहीं होती, या उनके अंदर डर होता है, तो उस केस में एक कॉमन मैन के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ये अब तो बड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। देखिए, एक अपने जुडिशरी में जो है एक होता है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। अच्छा। उसी के सबॉर्डिनेशन के अंदर आपको स्टेट में मिलता है, जैसे दिल्ली में भी है, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है। हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी जी। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। अच्छा। उसकी हर कोर्ट के अंदर आपको एक ऑफिस होता है। तो जो भी इंसान अपने खुद के पैसे से एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता, वो वहाँ पे दरख्वास्त लगा सकता है, वहाँ से उसको लॉयर मिलता है। अच्छा। गवर्नमेंट के खर्चे पे प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट। अच्छा। तो उसके लिए ऐसा इशू नहीं होता है, उनको अप्रोच करना होता है वहाँ के DLSA ऑफिस में। जो भी LSA लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस होगा स्टेट का, वो उस कोर्ट में जाएंगे, पूछेंगे कि इस कोर्ट के अंदर ये ऑफिस कहाँ पे है, तो वो आपको पता लग जाएगा। उस ऑफिस में जाके आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, या आप जब भी कोर्ट में जाते हैं और फर्स्ट टाइम कोर्ट में अपीयर होते हैं जी, तो आप जज साहब को भी बोल सकते हैं कि जज साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं प्राइवेट लॉयर नहीं कर सकता। अच्छा। तो वो जज साहब भी उस टाइम पे एक आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे, और वो आपको गाइड करेंगे स्टाफ के थ्रू कि आप जाएं और उस कमरे में संपर्क करें, वहाँ से आपको लॉयर असाइन हो जाएगा। तो वहाँ से आपको लीगल एड मिलती है। अच्छा। तो उसके थ्रू आप अपना केस फाइट कर सकते हैं। तो ये रिगार्डलेस ऑफ किसी भी कोर्ट में अगर हाँ, किसी भी कोर्ट जाते हैं और केस लगा हुआ है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबॉर्डिनेट कोर्ट टू अप टू सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट के अंदर ये आपको फैसिलिटी है। अच्छा। और अब तो गवर्नमेंट उसका धीरे धीरे बजट बढ़ा रही है, तो काफ़ी अच्छा है वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, तो हर आदमी को मिल जाता है उससे। कितना इफेक्टिव रहता है सर ये? जैसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर एक बहुत निचले दर्जे का इंसान जो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से नहीं अफोर्ड कर पाता तो कोर्ट उसको ऑफर करती है, बट हाउ प्रैक्टिकल इट इज इट रियली? देखिए, प्रैक्टिकलिटी में तो ऐसा होता है कि अब डिपेंड करता है। मान लीजिए आप डॉक्टर भी देखते हैं जी, आपको कोई भी एक एलिमेंट है और आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, आपके ही शहर के अंदर 25 डॉक्टर हैं, बिल्कुल, बट हो सकता है उनमें से किसी की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है कि भाई वहाँ पर तो कोई मरीज जाता है तो तुरंत ठीक हो जाता है। एक डॉक्टर के पास मरीज 25 दिन भी गया तो ठीक नहीं हो पाया। सेम लॉयर्स के अंदर भी है कि जरूरी नहीं है कि आपने लीगल सर्विस से कोई लॉयर लिया, उसकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने अपना पर्सनल प्राइवेट लॉयर भी हायर किया, बट वो सेटिस्फाई नहीं है कि मेरे लॉयर ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो ये हर प्रोफेशन में ऐसा होता है कि प्लस माइनस तो होता है, हर आदमी एक इक्वल मेहनत करने वाले नहीं मिलेंगे जी। हर क्लाइंट उससे सेटिस्फाई भी नहीं होगा। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि इनको लीगल सर्विस अथॉरिटी पे भी ऐसे यंग बच्चे ऐसे मिल गए जो अच्छा काम करना जानते हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी मिल सकते हैं जो काम ठीक ना कर रहे हो। तो दोनों तरह की बातें होती है, तो एक्सपीरियंस हमेशा मिक्स रहता है। बट गवर्नमेंट जब उनको इम्पेनल करती है
तो उस टाइम पे एक इंटरव्यू लेते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ, फिर उसके अंदर भी कैटेगरी बनी होती है कि मान लीजिए ये ऑफेंस है 3 साल से ऊपर की सजा का है, तो उसके लिए जो पैनल पे आ रहा है वो एटलीस्ट 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो जिसको लीगल में, उसी को असाइन हो। यंगस्टर्स हैं उनको छोटे केस असाइन हो कि ज़्यादा स्टेक पे ना हो किसी का। इतना क्वालिटी टेस्ट होता है उनमें, होता है, और उसी के बाद वो पैनल तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट होता है, लेकिन एक तो क्लाइंट की साइकोलॉजी भी हो जाती है, उसको ये लगता है कि मुझे तो गवर्नमेंट से मिला था इसलिए मेहनत नहीं कर रहा है जी। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है क्योंकि जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी ज़्यादा है, तो क्लाइंट को कई दफ़ा ये लगता है कि मेरे लॉयर के कारण पेंडेंसी बढ़ रही है। ऐसा भी होता है क्योंकि वो बेचारा उस टाइम पे ना फ्रस्ट्रेशन में होता है। जब किसी आदमी को रिजल्ट नहीं मिलता तो वो सबसे नियरेस्ट जो चीज़ होती है ना उसको ज़्यादा ब्लेम करता है वो। सर, हम हमेशा कहते हैं कि जो अब आजकल के प्रोस्पेक्टिव में तो ये इतना करेक्ट नहीं है, बट हम जिस समय से सिनेमा देखते आ रहे हैं, हमारा यंग टाइम और एक वो था, तो अक्सर कहते हैं कि सिनेमा जो होता था वो समाज का दर्पण होता था। और अगर आप देखेंगे तो पहले के सिनेमाज में जुडिशरी को या वकालत को बहुत कटघरे में रखा गया है, जिसमें से बड़ा एक फेमस डायलॉग मुझे एकदम से याद आया सनी देओल का कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो इस चीज़ को एक आप कटाक्ष की तरह देखते हैं या एक रियलिटी है जो एक बड़े कठोर हृदय से हमें एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है? आप कैसे देखिए, रियलिटी है। दिल्ली में तो मैं कहूँगा कि अभी बड़ा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, बट मैं गया हूँ, स्टेट्स में भी गया हूँ, इंटीरियर में भी गया हूँ मैं, तो मैंने देखा है कि बुरी हालत तो है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का कल परसों का मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था कि उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है कि वहाँ पे बेल की पिटीशन है वो 2.5 साल से 2.5 साल से बेल एप्लीकेशन ही पेंडिंग है लोगों के। ओह माय गॉड। और मेरा खुद का वास्ता पड़ा था पटना हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं बेल लगाने गया था लिटिगेंट की, तो वहाँ पर भी सेम सिनेरियो था कि लगभग 6 महीने तक आपकी एंटीसिपेटरी बेल हियरिंग पे नहीं आती थी। ओहो। अब एंटीसिपेटरी बेल लगाने का होता ये है कि वो बेल आप तब लगाते हैं कि आपको अरेस्ट की एप्रीहेंशन है, तो आप कोर्ट में जाते हैं कि प्री अरेस्ट बेल बोलते हैं उसको, एंटीसिपेटरी बेल को, कि बिफोर अरेस्ट आपने बेल लेनी है कि जी मेरे को एप्रीहेंशन है कि पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकती है। अच्छा। और मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है या मेरा केस ऐसा है कि मेरी बेल बनती है, मैं पुलिस को कोऑपरेट करूंगा इन्वेस्टिगेशन में, और मैंने इतना कुछ किया नहीं है जितना मेरे ऊपर FIR लॉज हो गया है, और मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मैं कोऑपरेट करूंगा इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा। इसलिए प्री अरेस्ट होता है, लेकिन आपकी बेल ही 6 मंथ के लिए लिस्टेड नहीं हो रही है जी, तो आपका अरेस्ट होना तो लाजमी हो गया ना। तो इट मीन्स लॉ ने आपको एक जो प्रोविजन दिया था, जो आपको एक राइट दिया था, वो यूज नहीं हो पाया, वो तो आपका कर्टेल हो गया। तो ये स्थिति है, काफ़ी स्टेटों के अंदर बुरे हालात हैं अभी भी। उसका मेन रीजन वही है कि पेंडेंसी भी ज़्यादा है। इवन पटना हाई कोर्ट के अंदर भी बुरी हालत थी, जबकि पटना हाई कोर्ट तो इज द स्टेट्स, हाँ, बड़ा अच्छा हाई कोर्ट है, बड़ा स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है जजेज की भी पटना हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद वहाँ इतनी पेंडेंसी थी। और मैं जब जाता था, मैंने शायद 4 या 5 साल पटना आना जाना रहा मेरा अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वहाँ पे जब कॉज लिस्ट बनती थी तो क्या होता था कि 200 तक तो केसेज के नंबर होते थे, उसके बाद के केस का वो नंबर भी नहीं दे पाते थे, तो 0000 करके लिस्ट होता था, और वो लगभग 400 केसों की लिस्ट होती थी डेली की, पर डे का। अब वो कोर्ट उठ जाता था 70 या 80 के ऊपर, तो नेक्स्ट डे फिर लिस्ट बनती थी, तो उसमें आता था, तो हम ये देखते थे कि अब 0 से 200 पे तो आ गया है, अब 200 से थोड़ा ऊपर चला गया है, तो उम्मीद करते थे कि शायद हमारा हियरिंग पे आ जाएगा। तो ऐसे हालात हैं अभी भी। सर, ये क्वेश्चन शायद आप पसंद ना करें इसको, लेकिन चूंकि आप इस प्रोफेशन से हैं, तो जो इस तरह की हमारी जो व्यवस्था हो गई है, कानून व्यवस्था, जैसे आपने केस बताया कि जिसको बेल के लिए वो एलिजिबल भी है बट कई बार बेल नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं ये मेन सेंटिमेंट जो है न्याय का, जो न्याय की देवी बताती है कि जिसमें दोनों तराजू के पलड़े बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मेन सेंटिमेंट है वो डिफीट नहीं हो जाता? होता है, और उसी के लिए जुडिशरी अब काम भी कर रही है। जैसे दिल्ली का ही मैं तो ज़्यादातर देखता हूँ, क्योंकि मेन प्रैक्टिस हमारी दिल्ली की है, कि हाई कोर्ट ने अभी क्या किया कि हर कोर्ट को 10 साल से ज़्यादा पेंडेंसी के जो केस हैं उसका स्पेसिफिक उन्होंने बोला है कि आप डे टू डे हियरिंग करेंगे और उनको डिस्पोजल करेंगे। जितने ओल्डेस्ट केसेज हैं उनको आप पहले डिस्पोजल कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ भी था, लेकिन 19 और 20 और 21 के दौरान जो कोविड का सीनेरियो हुआ, उसमें बर्डन फिर से बढ़ गया जुडिशरी पे।
क्योंकि उस 3 साल में डिस्पोजल तो हो ही नहीं पाया। और जो ही कोर्ट खुले आफ्टर कोविड एकदम फ्लड आ गई फ्रेश फाइलिंग की। 3 साल का जो रुका हुआ था वो एकदम से फाइल हो गया और 3 साल का डिस्पोजल जीरो रहा, तो वो डबल बर्डन फिर हो गया कोर्ट्स के ऊपर। अब वो नेचुरल ऐसा सिनेरियो था कि उसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो ऐसे हमारे कई ऑडियंस होंगे जो छोटे शहरों से या ऐसे स्टेट से आते हैं या ऐसे गांव से आते हैं जो इस तरह के सिचुएशंस फेस कर रहे हैं जो आपने बताए। उस सिचुएशन में क्या उनके पास कुछ और अल्टरनेटिव या सॉल्यूशन है या उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, देखिए, और तो कोर्ट के अलावा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है जी। या तो वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें और इन पचड़े से बाहर हो जाए। देखिए, 2 टाइप का लिटिगेशन होता है जी। एक लिटिगेशन ये होता है जो मनी लिटिगेशन है, बिजनेस लिटिगेशन हम जिनको बोल सकते हैं। उसमें आप सेटल कर सकते हैं और हमारे यहाँ भी अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, फॉरेन में तो कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था। कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स के अंदर अब हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गया है वो कि लिटिगेशन से पहले मीडिएशन मैंडेटरी है। अच्छा। कि आप लिटिगेशन जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप अपने केस को डालेंगे और मीडिएशन से जो आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ से आपको नोटिस आएगा और वो ट्राई करते हैं कि कोर्ट में लिटिगेशन स्टार्ट होने से पहले ही सेटलमेंट हो जाए। अच्छा, कोर्ट जाने से पहले आप लोग आपस में सिटिंग करेंगे और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे कि आपका सेटलमेंट हो जाए। सेम चीज़ अब बाकी केसेस में भी जो सीरियस क्राइम को छोड़ के जिस भी केस में भी कैटेगरी होती है। कुछ एक माइनर क्राइम होते हैं कि मान लीजिए किसी ने किसी को चाटा लगाया जी, माइनर क्राइम है। किसी ने किसी से अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जी, माइनर क्राइम है। किसी ने किसी को डिफेम किया, माइनर क्राइम है। तो इस टाइप के जितने भी माइनर क्राइम्स हैं उनके लिए कोर्ट भी दोनों पार्टीज को बोलता है कि क्या आप दोनों में पॉसिबिलिटी है कि आप इसको मीडिएट करके और ख़त्म कर पाएँ। तो हर कोर्ट के अंदर एक मीडिएशन सेंटर बना हुआ है। होता क्या है कि जब भी आपका लिटिगेशन स्टार्ट होता है तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होना बंद हो जाता है जी। अब जब दोनों पक्षों में बातचीत नहीं हो रही है तो सुलह की गुंजाइश खत्म हो गई है, या उनकी बातचीत होगी तो वो हीटेड ही होगी, कहीं ना कहीं एग्रेशन ज़्यादा आएगा, वो बढ़ेगा जी। उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था कि वो बैठ के बात कहाँ करें। उस चीज़ के लिए हमारे यहाँ पे जुडिशरी ने इनिशिएटिव लेके और एक मीडिएशन सेंटर्स बनाए हैं, मध्यस्थता केंद्र बनाए हैं, हर कोर्ट में बने हैं। तो कोर्ट आपको वहाँ पे रेफर करता है, आप वहाँ जाते हैं तो मीडिएटर जो होता है वो ट्रेंड लॉयर ही होता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके बाद उसको असाइन किया जाता है केस। वो एक कैबिन में बैठ के आपकी बात सुनता है और वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उसको ब्रीजिंग करके और उसको ख़त्म किया जाए। तो ये कि अच्छी चीज़ है और मीडिएशन जितना सक्सेसफुल होगा उतना जुडिशरी का बर्डन भी कम होगा। रीजन बीइंग कि मान लीजिए एक तो केस का हुआ डिस्पोजल जी, कि जजमेंट हुआ, ए और बी के बीच में झगड़ा है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने कर दिया कि नहीं भाई ए का फॉल्ट नहीं है, बी का फॉल्ट है जी। अब उसका क्या होगा कि बी अपील में जाएगा जी, उस जजमेंट के अगेंस्ट में वो अपील करेगा हायर कोर्ट में, अगेंस्ट पार्टी जी। तो वो लिटिगेशन खत्म तो नहीं हुआ, वो यहाँ का बर्डन ऊपर शिफ्ट हो गया जी। लोअर जुडिशरी से खत्म हुआ, हायर जुडिशरी में अपील चली गई, वहां से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो वो ऊपर तक परेशान करेगा जी। लेकिन अगर एक बार मीडिएशन हो गया तो वंस फॉर ऑल वो खत्म हो गया। और मीडिएशन जो है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है जी। लिटिगेशन में तो एक जीतता है एक हारता है जी, मीडिएशन में दोनों जीतते हैं, दोनों का कॉमन बीच का एक ब्रिज करके और रास्ता निकाला जाता है कि ना आपकी हार ना आपकी जीत, दोनों ही जीते हैं। सर, एक सोशल फैब्रिक को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है मीडिएशन एक बहुत अच्छा विकल्प भी है। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा देखिए, कोर्ट में एक पुरानी कहावत होती थी कि जब आप कचहरी में जाते हैं तो कचहरी की एक एक ईंट आपसे कर्जा मांगती है जी, बिल्कुल। और वो सच्चाई भी है कि इनिशियली तो आप गुस्से में चले जाते हैं लेकिन एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। सिर्फ लॉयर की फ़ी नहीं है, आपका आना जाना भी एक एक्सपेंस है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको पर्टिकुलर जिस दिन आपके केस की हेयरिंग है उस दिन आपको छुट्टी भी लेनी है, वो भी एक एक्सपेंस है। एक दिन की सैलरी का तो डिडक्शन है ही आपका, बिल्कुल। वर्किंग क्लास के लिए बहुत ही मुश्किल है, बड़ा दिक्कत है। दूसरा आपका फैमिली टाइम भी जा रहा है और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं जा रहा है। मैंने पर्सनली देखा है कि मान लीजिए आपकी केस की तारीख कल की है, आप आज के दिन से ही बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। मेंटल हैरेसमेंट जो है मुझे लगता है वो सबसे पहले से हो जाएगा, कल मुझे जाना है, कल मुझे जाना है, तो आप आज भी स्ट्रेस में रहेंगे। नेक्स्ट डे आप हियरिंग पे गए और
प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि कोर्ट में हर 3 हियरिंग में से एक हियरिंग सक्सेसफुल होती है, 2 सक्सेसफुल नहीं होती हैं। मतलब जाना आपका वेस्ट हो जाता है कि आप गए हैं तो या जज साहब छुट्टी पे हैं, या अगली पार्टी नहीं आई, या दूसरी पार्टी नहीं आई है, या विटनेस नहीं आ पाया है, या कोई एक वकील साहब दोनों पार्टी में से हैं, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, बीमार है कोई, वो नहीं आ पाया है। तो हर 3 में से एक तारीख तो सक्सेसफुल रहेगी, 2 पे आपका सिर्फ हरेसमेंट होगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। सर इस लीगल सेक्शन में मैं आपसे एक और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कई बार ऐसा जैसा देखा गया है कि जब 2 पार्टीज आपस में लिटिगेशन के लिए कोर्ट जाती हैं तो कभी कोई नहीं अवेलेबल होता है, कभी कोई नहीं अवेलेबल होता है, जैसे आपने बताया। तो इसके लिए भी क्या कोर्ट में या जुडिशरी में कोई गाइडलाइन है कि कब तक हम किसका वेट करें और कब फिर प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाए? क्योंकि कई बार इसी तरह से केस 10-10 साल चलते रहते हैं, या जिन पे केस चल रहे हैं वो गुजर जाते हैं, मगर केस ख़त्म नहीं होता। देखिए उसमें ऐसा होता है कि जुडिशरी में हमारे लॉ के अंदर ये तो प्रोविज़न है कि किसी भी पार्टी का लॉयर अवेलेबल नहीं है वो कोई एक ग्राउंड नहीं हो सकता एडजॉर्नमेंट का, ये प्रोविज़न तो है। लेकिन मान लीजिए आपका एविडेंस पे केस लगा हुआ है और विटनेस ही नहीं आ पाया है, अच्छा, तो केस आगे कैसे बढ़ेगा? तो कोर्ट यही तो कर सकता है कि अगर विटनेस आया नहीं है और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है तो विटनेस के वारंट इशू कर दें। अच्छा, लेकिन डेट तो पड़ेगी। अब विटनेस ना आने के भी कई बार प्रैक्टिकल रीजन होते हैं। मान लीजिए क्रिमिनल केस है, एक पुलिस वाला, जरूरी नहीं है कि एक ही केस में गवाह हो, कई केसेस में उसने अपने टेन्योर में इतने ज्यादा केसेस के अंदर वो विटनेस होगा। एक जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है तो उसके पास तो सैकड़ों फाइल रही होंगी जी। ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है कि सेम डे उसकी दूसरे कोर्ट में भी हेयरिंग हो, वो विटनेस वहां गया हुआ हो एविडेंस के लिए, या उसके पास लॉ एंड ऑर्डर को लेके कहीं पे ड्यूटी ऐसी जगह पे है कि अभी जैसे 26 जनवरी का अरेंजमेंट आ गया, फिर कोई वीआईपी मोमेंट आ गया, कहीं रॉइट्स हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक कारण है। दूसरा, जज साहब अगर छुट्टी पे हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो मल्टीपल फैक्टर हैं एडजॉर्नमेंट्स के। हाँ, ये एक ग्राउंड नहीं हो सकता कि अगर लॉयर नहीं है तो आपको एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा और केस को आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा ये लॉ के अंदर है, ये लॉ के अंदर है। हाँ। अच्छा सर, कई बार हम देखते हैं कि पुलिस को लेकर के जो कॉमन मैन का नज़रिया है वो बहुत कैजुअल है। हम समझते हैं कि ये कहीं भी लाठी चला देते हैं या अपनी मन की मनमानी करते हैं, बट असल में ऐसा नहीं है। आपकी बातें सुन करके ऐसा लगता है कि इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। पुलिस सिस्टम पे ओवरऑल बहुत प्रेशर है, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो शासन व्यवस्था को बनाए रखने का प्रेशर हो, बहुत प्रेशर है। देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम नज़दीक से देखते हैं ना तो हमें पता लगता है, अदरवाइज हमारा एक पर्सपेक्टिव बन जाता है दिमाग में कि पुलिस बिल्कुल निठल्ली है, पुलिस काम ही नहीं करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ह्यूमन बीइंग ही तो है जी। अब आप किसी भी सेक्टर में देखिएगा कि हर सेक्टर के अंदर एक वीकेंड की छुट्टी होती है, 8 घंटे का ड्यूटी ओवर होता है जी, लेकिन पुलिस का तो 24 आवर है। अच्छा, उनका वीकेंड या छुट्टी उनका तो कुछ नहीं है, वो जब छुट्टी पे जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज तो उसका 24 आवर चल रहा है। अच्छा, अब मान लीजिए एक पुलिस वाला है, उसने रात की इमरजेंसी ड्यूटी की है जी, लेकिन सुबह उसको एविडेंस पे जाना है, कोर्ट में उसका समन आ रखा है। अच्छा, तो उनकी भी लाइफ है। बेसिक हर चीज का क्रक्स जो आता है ना, वो ये आता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड नहीं हो पाया जी। बिल्कुल, जितनी आपको जरूरत है मैन पावर की, उतनी मैन पावर पुलिस के पास भी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई वो आप हर चीज को हर आदमी नहीं कर पाएगा। 24 आवर कैसे कोई काम करेगा? फिर करेगा भी तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी काम में। अब आप देखेंगे ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है कन्विक्शन रेशियो बड़ा पुअर है। केस चलता है सालों साल, लेकिन बाद में मुजरिम तो बरी हो जाता है, सजा तो नहीं हो पाती। बहुत चंद लोगों को सजा हो पाती है। उसके पीछे रीजन भी यही है कि क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता। अब जब वो ओवरबर्डन्ड है या उसकी ट्रेनिंग ही उस हिसाब से नहीं हुई है तो वो कैसे क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। जब भी हमारे ऑफिस में हम लोग चाय पे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कितनी भी डिस्कशन कर लें, जो उसका बेस लाइन मुझे समझ में आता है कि जो इश्यूज़ हैं वो पॉपुलेशन और एजुकेशन, सिर्फ ये 2 चीज़ अगर कंट्रोल कर ली जाए, एक अच्छी एजुकेशन दी जाए और हम सेंसिबल एक सिटीजन की तरह पॉपुलेशन ग्रोथ हो अगर हमारी, तो हम शायद इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर। हाँ, तो धीरे धीरे होगा। अभी तो खैर पॉजिटिवली है हमारा। अभी मैं देख रहा था जो हमारा नेशनल फर्टिलिटी रेशियो है वो 2 पॉइंट समथिंग आ गया है, तो डिक्लाइन मोड पे रहेंगे हम। तो अब बताते हैं कि 2030 के बाद शायद हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू होगी। तो
देखते हैं धीरे धीरे बदलाव आएगा। नेचुरल एक प्रोसेस है जी। सर, लीगल में आपने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया, बहुत चीज़ें हमें बताई, जो बहुत सी चीज़ें तो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, जबकि मैं आपसे अक्सर मिलता रहता हूँ, और आई थिंक ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाना। सर, लीगल से ही आजकल इंटरनेट का जैसे ज़माना है, तो साइबर सिक्योरिटीज़ और साइबर क्राइम ये बड़े आजकल लोगों के दिमाग में रहते हैं। इससे रिलेटेड मेरा कुछ क्वेश्चन था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा कंसर्न जो आज के युवा को, आज के यूथ को है, वो अपने डेटा को लेकर के है। आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है और हर चीज़ें हमारे चाइल्डहुड से लेकर के हमारे दोस्तों, हमारे जवानी, हमारा बुढ़ापा, सब कुछ, सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स वहाँ पर हैं। तो ये जो डेटा को लेकर के हमारी जो सेंसिबिलिटी वो कितनी है? क्या हम रियली में ज़्यादा सेंसिबल हैं डेटा को लेकर के? और इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या राइट्स हैं अगर वो मिसयूज़ हो गया? तो मेरे दो क्वेश्चन बनते हैं सर, ये कि हम कितने सेंसिबल हैं एज अ सिटीजन, और अगर वो मिसयूज़ हो जाता है तो हमारे पास क्या राइट है उसको? देखिए, सबसे पहला तो क्या है कि एजुकेशन की बड़ी कमी है जी, खास करके साइबर लॉ को लेके, डाटा को लेके। आम आदमी इस बारे में नहीं सोच पाता है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का आप अगर देखें तो जो ए टायर या बी टायर सिटी में जो युवा है वो तो फिर भी इस चीज़ को समझता है, बाकी हमारी 80% जो पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाती है, उनको पता ही नहीं लगता है। वो शायद इसलिए क्योंकि वो रिक्शा वाला भी है, वो फल बेचने वाला भी है, उनको नहीं पता है कि उससे कंसर्न क्या क्या हो सकता है, कहाँ मिसयूज हो सकता है, उसको नहीं पता। वो नॉर्मली वैसे ही शेयर कर देता है डाटा को। तो वही अच्छा। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ कुछ हमारे सिस्टम में लोग भी गलत हैं जी। जैसे कि पीछे अभी एक केस आया आपका कि साइबर लॉ के अंदर यहाँ की गुड़गांव की जो साइबर क्राइम की ब्रांच थी जी, उन्होंने मेवात इलाके से कुछ लोगों को अरेस्ट किया था। अच्छा। अब वो ट्रैक भी कैसा हुआ कि एक पर्टिकुलर कोटक महिंद्रा बैंक था शायद, वो उस बैंक के ही अकाउंट के थ्रू वो साइबर फ्रॉड हो रहा था। जब 3 या 4 ऐसे इंसिडेंट आए और उन्होंने ट्रैक किया और पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि एक बैंक का ही एम्प्लॉय, अच्छा, जिसने कि नई ब्रांच में अकाउंट खोलने के लिए कैंप लगाए थे फैक्ट्रियों में जी, इंडस्ट्रियल एरिया में जाके उसने ये कहा कि भाई आपकी लेबर के लिए हम अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, उसका बेनिफिट होगा, हम इनका सैलरी अकाउंट खोलेंगे, आप इनके अकाउंट में सैलरी डालेंगे जी। तो एज ए सोशल वर्क टाइप से उन्होंने अपना लगाया कि हमें बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, आपको भी बेनिफिट रहेगा। वहाँ से उन्होंने लोगों का KYC लिया जी, और OTP के थ्रू आधार से उन्होंने उनका वेरीफाई भी किया, लेकिन लास्ट में उन लोगों को बोल दिया कि आपका अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, कोई टेक्निकल इशू है। अच्छा, आ गए, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, या XYZ कुछ भी रीजन देके उनको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि इन सर्टेन पर्सन्स का अकाउंट नहीं खुल सकता। अच्छा। लेकिन एक्चुअल में वो अकाउंट खुल चुका था। ओके। उस अकाउंट को उसने साइबर जो क्रिमिनल थे उनको सेल कर दिया। अच्छा। साइबर क्रिमिनल जो थे वो इस अकाउंट को यूज कर रहे थे जी। वो सेम ब्रांच के 3 या 4 अकाउंट से जब ऐसा हुआ तो सक्की सुई उधर घूमी, और जब पता किया उस गए कि भैया ये अकाउंट आपके एम्प्लॉय का है, तो एम्प्लॉय ने बताया कि हाँ जी हमने खुलवाया था, यहाँ पे कैंप लगा था। अच्छा। फलां बैंक का कैंप आया था। फिर जब वहाँ पे तहकीकात की तो वो ब्रांच के ही लोग जो एम्प्लॉय थे वो ही अरेस्ट हो पाए। अच्छा। तो इस टाइप से भी डाटा का लीकेज काफ़ी हद तक होता है कि लोग भी जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके पास सारा डाटा हम बिलीव करके देते हैं कि ये सेफ कस्टडी में रखेंगे, वो ही डाटा बेच देते हैं। मुझे भी एक ऐसा इंसिडेंस याद आया जब मैंने अपना अकाउंट बंद नहीं कराया था, वो डोरमेंट में चला गया था। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे ये एडवाइस किया, या उसने कहानी बताई थी, बहुत पुरानी बात है, कि डोरमेंट अकाउंट जो होते हैं वो अक्सर ब्लैक मनी को रोटेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आपकी नॉलेज में नहीं होते, आपने सोचा कि अब उसमें कोई पैसे नहीं पड़े, मेरा क्या ही लेना देना, और 4 साल 5 साल या 10 साल पुराने अकाउंट हो गए, आपको नंबर भी नहीं याद रहता, कोई डिटेल नहीं होती, और एक्चुअल में वो अकाउंट यूज किया जा रहा होता है ब्लैक मनी या इस तरह। हाँ बिल्कुल, हवाला के लिए यूज किए जाते हैं। अभी आप देखते हैं न्यूज में भी आता है कि कई दफा की रिक्शा चलाने वाले के घर पे पहुंचा 1 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए पहुंचा कि उस रिक्शे वाले की KYC को किसी ने यूज किया। अच्छा। रिक्शे वाले को पता नहीं है, लेकिन उसके नाम से एक फर्म चल रही है, वो डायरेक्टर बन चुका है। अच्छा। और उस फर्म ने करोड़ों रुपए का जो है ट्रांजैक्शन किया है सेल कंपनीज के थ्रू। हाँ। और उसके बाद GST वगैरह पे नहीं किया उसने, इनकम टैक्स भी पे नहीं किया, वो वेनिश हो गए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई अकाउंट हम यूज ना करें तो उसको हम बंद जरूर करें, और डाटा को अपने को इतना हम ध्यान से यूज करें
और जहां नेसेसरी हो सिर्फ वहीं पे अपना डाटा डिस्क्लोज करें, अदरवाइज हम ना करें। सर एक देखेंगे, एक बड़ी जनरल प्रैक्टिस है आजकल के टाइम में कि जब भी हम कोई नया अकाउंट खुलवाते हैं या हम लेट्स से फ़ोन नंबर ही लेने हैं, हमें नया सिम लेना है, तो कई बार क्या करते हैं कि हम ब्लैंक पेपर में स्कैन करके अपना आधार कार्ड या अपना पैन कार्ड और उस पर सिग्नेचर मार देते हैं। ऑल्दो मैं तो ये प्रैक्टिस रखता हूँ कि हमेशा उसमें एक नोट लिख देता हूँ कि फॉर बैंक पर्पस ओनली, फॉर सिम कार्ड पर्पस ओनली, या वट एवर पर्पस इट इज़ बीइंग यूज, तो मैं वहाँ मेंशन करता हूँ। ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्या इससे कुछ फर्क पड़ता भी है? मतलब मैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उससे इतना रहेगा कि एटलीस्ट आपने लिख के दिया जी। अगर अगला आदमी उसको इरेज करके कहीं पे यूज करता है और कल को कहीं ऐसा कोई क्राइम होता है जी, आप जब रिपोर्ट करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को जब फोरेंसिक लैब में जांचा जाएगा तो ये तो रहेगा कि इस पे कोई ओवर राइटिंग हुई है, अच्छा, कुछ इरेज हुआ है, जी, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रोटेक्ट हुए आप उससे। जी। तो ये मेरी सिर्फ मन की शांति नहीं है बल्कि ऐसा कहीं ना कहीं मदद भी करता है, प्रैक्टिस सही भी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें हमारे ऑडियंस को ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप कोई स्कैन कॉपी, अपना कोई एविडेंस या अपना कोई प्रूफ किसी को शेयर करते हैं तो उसमें अपने सिग्नेचर के साथ एक नोट जरूर डालें कि किस पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है, ताकि उस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे पर्पस के लिए ना यूज किया जा सके। जी सर, साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं कि इस पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितना गवर्नमेंट की तरफ से नए रूल्स रेगुलेशंस या जुडिशरी के थ्रू पास हुए हैं, या इसमें क्या नए कानून बने हैं? देखिए अभी गवर्नमेंट अभी भी कई गैप्स हैं। नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी एक तो साइबर फ्रॉड को लेके गवर्नमेंट ने अभी एड का कैंपेन बड़ा अच्छा चलाया है। नॉर्मली फोन पे भी रिंग से पहले अब तो एक अवेयरनेस का चलता है, हम देख रहे हैं बहुत, और डिजिटल मीडिया के थ्रू भी, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी बार बार अब आपको अवेयर किया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। और इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ भी आए हैं, जो अभी हमारा अमेंडमेंट आया है उसमें पनिशमेंट भी उन्होंने बढ़ाई है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो क्राइम होगा या तो स्ट्रीट क्राइम बचेगा या फिर साइबर फ्रॉड बचेगा। अच्छा, इसका बढ़ना है अभी। अच्छा, अभी आप देखेंगे पिछले 4 या 5 साल में ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है साइबर फ्रॉड। हाँ, साइबर क्राइम बहुत तो ही ज्यादा। आगे जो क्राइम होगा वो डिजिटल क्राइम ही ज़्यादा होगा। अच्छा, तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है धीरे धीरे। अब आरबीआई भी जैसे अभी लेके आया है, शायद 1 अप्रैल से स्टार्ट भी हो जाए, कि बैंकिंग सेक्टर जो है उनको एक नई सीरीज एलोकेट कर दी गई है। अच्छा, कि जब आपके पास बैंकिंग सेक्टर से किसी भी XYZ बैंक से या NBFC से या इंश्योरेंस कंपनी से फोन आएगा तो वो नंबर स्टार्ट ही 6 से होगा, ताकि कोई फ्रॉड ना कर पाए आपके साथ। एक यूनिक सीरीज उनको दी जाएगी। अच्छा, कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये फेक नंबर से कॉल आ रहा है या जेन्युइन है। अच्छा, वो सीरीज प्राइवेट बंदे को नहीं मिलेगी। ओ ग्रेट, ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ, तो गवर्नमेंट इस टाइप से स्टेप्स ले रही है। अभी आरबीआई ने बोला भी है कि कुछ ऐसा किया मैकेनिज्म लाया जाए कि किसी अकाउंट से A अकाउंट से B अकाउंट में पैसा जाता है, उसको कितने टाइम तक होल्ड पे रखा जा सकता है, ताकि साइबर फ्रॉड जो ही वहां पे रिपोर्ट हो तो उस मनी को ब्लॉक किया जा सके। अच्छा, थर्ड अकाउंट में वो ना पहुंचे। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि जेन्युइन जो ट्रांसफर है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या किसी की जरूरत का पैसा है, पिताजी ने बच्चे को स्कूल की फीस भेजी है, वो पैसा भी ना रुके। तो उस मैकेनिज्म पे भी आरबीआई काम कर रहा है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक कोई नोटिफिकेशन उस पर भी आ जाए। सर आपकी नॉलेज को देख करके मुझे इतने सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए कि ये खत्म ही नहीं हो रहे, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 2-3 क्वेश्चन और इस लीगल से पूछ करके फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे। सर अभी जैसे आपने बताया कि हमारा साइबर सिक्योरिटी को लेकर के नए कानून आ रहे हैं और आगे फ्यूचर में ऐसा देखा जा रहा है कि और इस पे क्राइम्स बढ़ सकता है। तो आजकल के जो नवयुवक आ रहे हैं इस एडवोकेसी के प्रोफेशन में, उनको आप क्या सजेशन देंगे कि उनको किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए और एक कॉमन मैन को किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए? देखिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे फील्ड में, उनके लिए तो साइबर लॉ को पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी है। और वो हम लोगों से ज़्यादा जल्दी समझ भी सकते हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। अब हम लोगों ने तो बुक्स से पढ़ाई की है, तो हमें आज भी ये होता है कि कोई जजमेंट को भी अगर पढ़ना है तो पहले हम उसको डिजिटली देखेंगे। सॉफ्टवेयर वगैरह हम भी यूज करते हैं, लाइब्रेरी में हम भी शिफ्ट हो गए हैं, बट फिर भी हम ज़्यादा कंफर्ट लेवल हमें मिलता है जब हम उसका प्रिंट आउट लेके पढ़ते हैं। जी हाँ, लेकिन अब स्क्रीन पे पढ़ने का इतना नहीं है ना। जी। बच्चे जो हैं अभी यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो तो स्क्रीन पे पढ़ने के भी हैं और वो फ्रेंडली भी हैं इन चीज़ों से, और वो सब चीज़ें। हाँ, तो उनको तो साइबर लॉ पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अच्छा, बड़े काम का है।
और जो आम पब्लिक है उसको भी थोड़ा सा साइबर लॉ के बारे में पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेके आ रही है उनको थोड़ा समझना चाहिए, उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। हर आदमी के दिमाग में ये होता है कि यार उसके साथ तो हो गया, मेरे साथ नहीं हो सकता। बल्कि हमें ये सोच के चलना चाहिए कि अगर ये फ्रॉड कहीं पर हुआ है तो अगला शिकार मैं भी हो सकता हूँ जी। हमें उल्टा सोचना चाहिए और उस चीज को समझना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो मैं भी इसका हिस्सा बन सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है जी। तो जितने भी नए मॉडल्स आते हैं हमें उनको स्टोरी को थोड़ा सुनना चाहिए या न्यूज के थ्रू पढ़ना चाहिए कि हाँ इस टाइप का मोड एक चल रहा है तो उससे हम अवेयर रहे। क्या फ्रॉड हुआ है तो सेम मेरे साथ भी हो सकता है जी। तो उनको थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर फॉर इतना कुछ बताने के लिए। अब थोड़ा सा बच्चों के लिए हम डिस्कस करेंगे। एक ऑफ द कॉल सर मुझे अपने घर की कुछ बातें बता रहे थे कि कैसे ये बच्चों को एडुकेट करते हैं एक प्रैक्टिकल अपने डे टू डे लाइफ में। ये मुझे बड़ा इनोवेटिव लगा। तो सर ये अगर थोड़ा सा आप फिर से हमारे ऑडियंस के लिए देखिए, बच्चा जो है ना वो उसके लिए पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। वो डे टू डे एक्टिविटी में पेरेंट्स जो करते हैं वो बच्चा सीखता है। जी बिल्कुल। अब जैसे मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि भाई पिताजी चले हैं बच्चे को स्कूल छोड़ने और उन्होंने भी उठे स्कूटर को स्टार्ट किया, चल बैठो बेटा पीछे, और चल दिए। ना पिताजी ने हेलमेट लगाया ना बेटे ने हेलमेट लगाया और रेड लाइट जंप करता हुआ जा रहा है तो बच्चा एजुकेट हो रहा है उस चीज़ के लिए कि हाँ तेरे को भी ऐसे ही करना है, कुछ होता नहीं है। एक आप बचपन से ही बच्चे को सिखाए कि नहीं बेटा ये रूल है, इसको फॉलो करना है। आप जब भी टू व्हीलर पे बैठेंगे तो हेलमेट सबसे पहली चीज़ होगी, रेड लाइट को जंप नहीं करना है। या आप फोर व्हीलर में बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट पहली चीज़ होगी। अब जैसे मैं करता हूँ कि बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, जैसे बेटा बेटी हैं, झगड़ा होता है तो मैं उनको बताता हूँ कि इधर आओ, आप वो बुक निकालो। अच्छा। उसमें 323 पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है। अब उसमें लिखा है कि आप किसी को भी फिजिकली हार्म करेंगे तो आपको पनिशमेंट है। तो खेल खेल में ही खेल खेल में बच्चा सीखता है कि मेरे को किस हद तक कहाँ तक जाना है जी। मेरा राइट के साथ साथ ड्यूटी भी क्या है, कहाँ मैं वायलेट कर रहा हूँ, कहाँ वो क्राइम हो रहा है जी। तो वो चीज़ें हमें धीरे धीरे बच्चों को सिखाना चाहिए। ना कि हमें बच्चों को उसमें जैसे पहले होता था ना, बेटा पिट के नहीं आना है, पीट के आना है। हाँ, हमारे पेरेंट्स में वो चीज़ गलत थी। तो उससे क्या है कि हम उसको अलाउ कर रहे हैं बच्चे को कि आपको फिजिकली वायलेंस करने की परमिशन है, आपको करके आनी है। जबकि वो गलत है। आज वो थोड़ी कर रहा है बच्चों के साथ, कल को वो ज़्यादा करेगा, उसके लिए तो नॉर्मल हो गया ना। तो हम बच्चों को शुरू से ही सिखाएं कि नहीं भैया जो लॉ है उसको अपने हाथ में नहीं लेना है। आपको अगर प्रॉब्लम है कुछ, अगर घर में है, एक बच्चे से शिकायत है उसको कुछ, तो वो पेरेंट्स को बताए, स्कूल है तो टीचर को बताए, प्रिंसिपल को बताए। ज़्यादा दिक्कत है तो आज के दिन तो 112 का है जी। किसी भी अंकल से फोन लेके आप 112 पे डायल करो कि हाँ जी मेरे साथ ये इश्यू है, ये कर रहा है। अच्छा, आप हेल्प लेना। बच्चे हेल्प ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। अच्छा, कुछ भी ऐसा जब लगे बच्चे को कि बच्चा अकेला टीनेजर है, कोई भी ट्यूशन पे जा रहा है, उसको लगता है कि ऐसा कुछ है, अच्छा, तो इमीडिएटली उसको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, वो एक बेटर रास्ता है जी। ना कि खुद ही हम उसको हैंडल करें। उसका कई बार जो है गलत भी हो जाता है कि हमने थोड़ा सा किया। अभी आप जैसे 2 दिन पहले का इंसिडेंट था दिल्ली का ही, कि एक ढाबे पे खाना खाने के लिए 2 लोग बैठे हैं रात के टाइम में जी, और सीट पे बैठने को लेके झगड़ा हो जाता है। अच्छा, कि इस ढाबे पे इस तरफ मैं बैठूंगा और इस तरफ मैं बैठूंगा। सर ये भी देखा गया आजकल के यंगस्टर में इम्पेशेंट बहुत है। अब वो टीनेजर था जी, उसने चाकू निकाला और उसको मार दिया और वो मर्डर हो गया। ओहो, सिर्फ इस बात पे मर्डर हो गया कि ढाबे पे इस सीट पे कौन बैठेगा। सीट दोनों के लिए है लेकिन इधर कौन बैठे और उधर कौन बैठे, इस बात पे झगड़ा हो गया और मर्डर हो गया। तो इस सब सिचुएशन को टैकल करने की चीजें हैं। अदरवाइज वो आदमी थोड़ा है बोल देता कि ठीक है यार इनको बैठने तो मैं इधर बैठ जाता हूँ, अवॉइड किया जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स में जितनी एनर्जी होती है और जितना जोश होता है उतना ज्ञान नहीं है। चाहे वो हमें या तो हमारे पेरेंट्स से आ रहा है नेग्लिजेंसी का एक लेसन, या हम समाज में ही देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है तो ऐसा ही होता होगा। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि यंगस्टर्स के लिए अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी उनका पूरा करियर पड़ा है, पूरा एजुकेशन पड़ी है, आगे उन्होंने ज़िंदगी देखनी है। तो उनके लिए कानून को समय पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है। अभी बच्चे ना इन चीज़ों को समझते नहीं है जी। मैंने सबसे पहला इंसिडेंट रोड एज का सुना था, मैं प्रैक्टिस में आया था 2004 या 5 की बात है। खान मार्केट का एक इंसिडेंट था, मैं पटियाला उसमें चैम्बर था मेरा उस टाइम पे जी। तो इंसिडेंट ये था कि कोई एक यंग बच्चा बाइक पे जाता है, अच्छा, और सामने एक गाड़ी वाला है, उससे उसका झगड़ा हो जाता है साइड ना देने पे। अच्छा, उससे वो आपस में दोनों का थोड़ी हीट टॉक हो रही है। गाड़ी वाला बाहर निकलता है और बाइक वाला गुस्से में उसको मारने के लिए हेलमेट उठाता है और उसको मारता है, और वो एक ही हेलमेट से सर पे ऐसी चोट लगती है कि वो एक्सपायर हो जाता है। ओहो, ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट। माय गॉड।
अब उस छोटे से हेटेड आर्ग्यूमेंट के कारण, दोनों यंगस्टर थे, जिसकी डेथ हुई उसके शायद 1 या 2 साल की बच्ची थी। उस छोटे से मोमेंट ने दोनों परिवार खत्म कर दिए। पूरी जिंदगी एक तो जो डेथ हो गई उसका परिवार तो खत्म हो गया, जिसने हिट किया वो वैसे खत्म हो गया क्योंकि अब उसको जेल जाना है, जेल और कोर्ट कचहरी, और जो वहाँ लिटिगेशन में एक्सपेंसिव जाएंगे तब तक उसका भी घर बिक जाएगा। जी जी। तो 2 परिवार खत्म हो गए। तो वो उस टाइम पे, हम भी यंग ही थे उस टाइम पे, 22, 23, 24 साल की उम्र थी जी। तो तब पहला लेसन मिला कि रोड रेज में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर वो रोड रेज नहीं होता, मान लीजिए उस बाइक ने गाड़ी को हिट भी कर दिया और स्क्रैच भी लग गया, कितना खर्चा आता है? जी बिल्कुल। इंश्योरेंस था ना, अगर उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं मिलती, कुछ उसमें से कट भी हो जाता, 1000, 2000, 5000, जिंदगी तो बहुत कीमती थी। सर आप, आई थिंक यही सेंसिबिलिटी जो है आज की यंगस्टर्स में होनी और चाहिए। इनफैक्ट सभी कॉमन मैन में ये थोड़ी मिसिंग है, जो होनी चाहिए कि आपको हमेशा ये सोचना है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे परिवार है, उसको लेके आप डिसीजन लें जी। तो आप चीज़ों को अवॉइड करना सीख जाएंगे। सर लीगल के बहुत सारे लेसन्स हमने आपसे लिए। लास्ट सेगमेंट है, मैं सोशल वेलफेयर पे आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं पर्सनली आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ, आपकी एनर्जी देख करके और आपके इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो सोसाइटी को लेकर के हो, चाहे वो पेड़ों को लगाने के लिए, इन्वायरमेंट को लेकर के हो, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में जो ह्यूमैनिटी है या ये एक सोशल वेलफेयर है, ये एक फैशन का हिस्सा बन गया है। ज़्यादातर लोग आपको किसी गरीब को दान देते हुए या उसको खाना पानी या उसको राशन देते हुए और कैमरे पे आते हुए दिखाई देंगे। आप इसको कितना सही है, कितना गलत मानते हैं? देखिए, अब ना सोशल मीडिया में जैसे होता था ना कि एडिक्शन होता था, एक तो होता है कि आपने कोई ड्रग लिया उसका एडिक्शन हो गया है जी। सोशल मीडिया में एक लाइक का एडिक्शन है जी। कि आपको कितना लाइक मिल रहा है जी। तो उस लाइक के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिल्कुल नहीं करते उनसे तो थोड़ा ठीक है कि वो करते हैं जी। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये हो कि आप अपना काम करते जाएं। सिर्फ आप एक रील बनाने के लिए करें और बाकी टाइम में आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं समाज के लिए या उसको सोसाइटी के अगेंस्ट ही कोई काम करते हैं और सिर्फ एक रील अच्छी बनाते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए हैं जी। गुरुग्राम के भी 1-2 ऐसे किस्से आए हैं कि उन्होंने बड़ा जोर शोर से ऐसा बनाया कि भाई वो तो बड़े हेल्पफुल हैं और बाद में पता लगा कि वो ड्रगिस्ट हैं। अच्छा। और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। वो सिर्फ वहाँ से लाइक बढ़े और पैसा जनरेट हो उस टाइप से भी करते हैं। अच्छा। वो एक गलत है। आपको रियलिटी में ही सोशल वर्कर हैं या सोसाइटी के लिए कुछ करने का जुनून है तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप साइलेंटली काम करते जाएं बिना कैमरे के, बगैर कैमरे के भी, वो ज़्यादा अच्छा है। तो सर आप क्या सोचते हैं या आप क्या देखते हैं कि मेन फिलॉसफी जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या हम किसी की हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसके पीछे मेन फिलॉसफी क्या होती है या आपको क्या बात ना पुश करती है जो आप इतने लंबे समय से? देखिए, लोगों से जो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं लॉ में था, हॉस्टल में रहता था, तो मेरे साथी लोग जो थे वीकेंड पे या जब भी टाइम मिलता तो उनको शौक होता था कि मूवी देखते हैं। जयपुर में तो राज मंदिर बड़ा फेमस था जी। तो नियरेस्ट भी था हॉस्टल के, तो राज मंदिर चलते हैं ऐसा होता था जी। मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलता था तो मेरा ये होता था कि मैं SMS हॉस्पिटल जाता हूँ। अच्छा। और पेशेंट्स की मदद करता हूँ जी। मेरे को उसमें मजा आता था। तो वो मूवी देखने जाते, मैं हॉस्पिटल जाता। और उस टाइम पे पूरे SMS हॉस्पिटल में एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जिसके हेड मुझे जानते नहीं थे। अच्छा। और मैं जाके और सिर्फ मैं ये देखता था कि यार ये गरीब आदमी है, ये परेशान है, कॉरिडोर में खड़ा है, तो मैं ऐसे पूछता था रैंडम, हाँ भाई कैसे आए, क्या हुआ? अब किसी ने बताया कि जी मेरा ऐसे है, हमारा योनी है, मुझे डेट लंबी मिल रही है या प्राइवेट का पैसा नहीं है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पावर होती थी कि वो 0 बैलेंस पे उसको अलाउ कर सकता था। अच्छा। तो मैं डेली 1-2 पेशेंट को लेके तो हेड के कमरे में घुस जाता था और मैं ये बोलता था जी मेरा रिश्तेदार है। ये आप 20-25 साल अपनी जवानी के बाद, हाँ। आप अभी भी कुछ बता रहे थे, कोई आपका NGO है, अभी भी आप उसमें काम अभी भी करते हैं। अभी भी हमने एक, क्योंकि मेरी पढ़ाई राजस्थान से रही, मैंने जो है अपना जयपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से पास आउट हूँ मैं। अच्छा। और वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहा तो दोस्त भी काफ़ी बन गए, वो सर्कल रहा। तो अभी भी हमने एक राजस्थान मित्र मंडल करके अपनी एक संस्था बनाई हुई है। अच्छा। तो एम्स के अंदर हमारे जो एम्प्लॉय हैं साथी काफ़ी, अच्छा, वो भी एसोसिएटेड हैं और बाकी हम लोग भी हैं। तो हमारा अभी भी आज ये रहता है कि एम्स के अंदर भी अगर किसी की हेल्प करनी है, कोई कॉल आ जाती है तो हम वहाँ भी अभी भी आज भी उनकी हेल्प करते हैं। अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चल रहा है कि जब भी किसी की नीड आती है तो हम उसको वहाँ पब्लिश करते हैं
कि इस डिपार्टमेंट में हमें इमीडिएट हेल्प चाहिए। अच्छा। तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी हमारा भाई वहाँ पे रहेगा जी। वो फिर उसके अंदर वॉलंटियर करेगा कि हाँ यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ और उनको मेरा नंबर आप प्रोसेस करो और मैं यहाँ हेल्प करूँगा। तो अगर आप परमिशन दे तो आपका नंबर नीचे डिस्प्ले कर सकते हैं हाँ, ताकि कर जो सकते हैं, जरूरतमंद है उनको कर हेल्प। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो और मैं अपने ऑडियंस के लिए नीचे इस वीडियो के एडिट टाइम में जी, वो जी। नंबर एडिट आपका डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, आजकल यंगस्टर्स में देखा गया है ज़्यादातर कि हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। सड़क टूटी हुई है तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया, कानून व्यवस्था में कुछ कमी रह गई तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन आप कहाँ तक मानते हैं कि ये पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से गलत है? आपका क्या व्यू है? देखिए, लैब्स तो हैं हमारे यहाँ पे। क्या है कि कानून हर चीज़ का बना हुआ है लेकिन एग्जीक्यूशन पुअर है। उसके लिए दोस्त तो गवर्नमेंट का जाता है कि गवर्नमेंट का अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो। जी। अब वहाँ पे लापरवाही ऑफिसर्स के लेवल पे भी है, सबॉर्डिनेट्स के लेवल पे भी है। लैब्स तो हैं लेकिन साथ साथ हमें भी उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सर ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन या हेट स्पीचेस बहुत हो गई, इसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट से ज़्यादा हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। देखिए, समाज जो बनता है ना, एक एक आदमी से ही बनता है। जी। अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को इतना एजुकेट करें कि वो वुमेन्स के लिए रिस्पेक्ट करे, बच्चों की कोई भी क्राइम ना करे, हार्म ना करे, तो समाज में बदलाव तो धीरे धीरे आएगा। दूसरा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब किसी को देखते हैं तो गलत के खिलाफ हम लोग आवाज भी नहीं उठाते। जी। उससे क्या है कि 10 आदमी बिल्कुल ठीक है लेकिन एक गलत करने वाला है तो वो गलत कर रहा है, 10 आदमी बोलते नहीं है। जी। उसको बढ़ावा मिलता है। एटलीस्ट हम रेसिस्ट तो कर ही सकते हैं। 10 आदमी एक साथ आवाज तो उठा सकते हैं कि भैया ये गलत है, हम उसका बाइकआउट भी नहीं करते हैं। तो उससे उन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। कहीं पर हमें लगता है कि गवर्नमेंट का लैप्स है तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक रिटन कंप्लेंट तो डाल दें। जी। अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है तो एटलीस्ट हम एक ट्वीट ही कर दें। और मैंने कई बार देखा है कि ट्विटर पे कंप्लेन करने से गवर्नमेंट सुनती भी है। बिल्कुल मेरे सुनती है। पर्सनल एक्सपीरियंस में भी कई बार ऐसा हुआ बिल्कुल है। सुनती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी के सामने मेन होल कितने गायब थे। अच्छा। जी। स्लैब्स गायब थी। हाँ हाँ, राइट राइट, बिल्कुल। एक दिन मैं बाहर निकला और मैंने कंप्लेंट की और सरप्राइजिंगली विद इन 3 आवर अच्छा। जो कंसर्न जेई आया और उसने रोड की तो रिपेयर की और 7 दिन के अंदर अंदर सारी स्लैब नहीं डल गई। अच्छा, ये आपने ट्विटर पे कंप्लेन की थी? हाँ, ट्विटर पे कंप्लेंट डाला। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता। उससे पहले अपने बाहर के जो है स्ट्रीट लाइट खराब होती थी। जी। तो हमारा जो ग्रुप था यहाँ पेड़ों के लिए जब हम लगाने जाते थे तो जहाँ भी ऐसा मिलता है तो हम उसकी फोटो खींचते और उसका पिलर नंबर के साथ कि ये स्ट्रीट लाइट है, ये इसका नंबर है और ये खराब है, वो 2 दिन में ठीक हो जाती थी। जी। तो रिपोर्ट भी हमें ही करना है। सर, आज संडे होने के बावजूद इतना टायरिंग शेड्यूल रहा आपका, उसके बाद भी आपने हमें समय दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत आभारी हूँ। अब आखिरी में थोड़ा 1-2 पॉइंट्स और कनेक्ट करेंगे हम। इन्वायरमेंट को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं वैसे सर के बारे में बता दूं कि मैं अक्सर जब भी व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करता हूं तो मुझे हमेशा सर के व्हाट्सएप स्टेटस में कभी कोई नया फूल, नया कोई फुलवारी या कोई हमेशा नेचर से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। इसके पीछे का राज क्या है, पहले ये बताएं। नहीं सर, देखिए, नेचर तो सुप्रीम है जी। और हम लोगों को ही ये जिम्मेवारी आज के दिन, खास करके दिल्ली या एनसीआर तो पोल्यूशन से, ये अक्टूबर से लेके फरवरी का जो पीरियड है वो गैस चैम्बर बन जाता है। जी। वो रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही हैं क्योंकि मोस्टली कंट्रीब्यूशन तो व्हीकलर पोल्यूशन का है, वो हम और आप ही फैला रहे हैं। तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही निकलता है कि हम लोग ग्रीनरी को बढ़ावा दें, थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिबल रहें, बच्चों को बोलें कि भैया थोड़ा सा, जैसे हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दें कि बच्चे का बर्थडे जब आए उस दिन एक पेड़ लगाएं। धीरे धीरे कितनी हरियाली हो जाएगी। हर आदमी 1 साल में अगर एक पेड़ भी लगाता है, ना सिर्फ लगाए, वो पेड़ लगाए और 1 साल तक उसको पानी दे दे, उसके बाद तो वो खुद पानी ले लेता है, नेचर पे सर्वाइव करता है वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में चलते चलते सर, आप हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ बताएं क्या। देखिए, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि ये समाज हमारा है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हमें सबके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए। जो कुछ हो पाए, आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप टाइम स्पेयर कर पाएँ, वो सोसाइटी के लिए काम कीजिए। उसमें सोसाइटी में आप देखेंगे कि बहुत चेंज आ रहा है, बहुत बदलाव आएगा। थैंक यू सर, आपका इतना समय देने के लिए। और मैं आपका फिर से बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने मुश्किल समय से, इतने व्यस्त शेड्यूल से अपना समय निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए इतना ज्ञानवर्धक नहीं, थैंक समित जी, आपने भी बड़ा पॉजिटिव ये इनिशिएटिव लिया है और ये यूथ की अवेयरनेस के लिए, सोसाइटी अवेयरनेस के लिए है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतना पॉजिटिव ये प्रोग्राम रखा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स।
तो आज के पॉडकास्ट में हमने कानून की बारीकियों को समझा। हमने ये समझा कि एक कॉमन मैन के लिए लीगल अवेयरनेस का होना कितना ज़रूरी है, और साथ में हमने ये देखा कि साइबर क्राइम कैसे समय के साथ इवॉल्व और चेंज हो रहा है। तो हमें इसके लिए और भी ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट, यूथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सेंसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोसाइटी को और अच्छा बनाएं, उसमें कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, गवर्नेंस हो, या फिर हम एज अ सिटीजन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नई वैल्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।